जहां से निकले हो वहीं घुसेड़ दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह बात कौन बोल सकता है, किस स्तर का व्यक्ति बोल सकता है, तो आपका जवाब होगा बहुत ही असामाजिक व्यक्ति होगा, गुंडा मवाली किस्म का होगा, सड़क छाप झोपड़पट्टी वाला ही ऐसी बात बोल सकता है। कोई पढ़ा लिखा सामाजिक सभ्य व्यक्ति, किसी अच्छे पद पर बैठा व्यक्ति, कोई जिम्मेदार इंसान इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको पता चले कि जहां से निकले हो वहीं घुसेड़ दूंगा बोलने वाला कोई सड़क छाप छपरी नहीं बल्कि हाई कोर्ट में बैठे जज साहब हैं, तब कैसा लगेगा? बताइए, झटका लगा कि नहीं? अगर झटका लगा है तो इसका मतलब है कि आप अमृतकाल को अभी तक समझ नहीं पाए। जी हां, ये अमृतकाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब पर आरोप लगा है कि उन्होंने 16 साल से वकालत कर रहे एक वकील को बाकायदा पीठ से बोल दिया, जहां से निकले हो वहीं घुसेड़ दूंगा। यानी एक वादी को ऐसी बात बोल दी गई। और ये वही जज साहब हैं जिन पर मध्य प्रदेश में एक महिला जज ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। चीफ जस्टिस से लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा गया, मगर जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे जज साहब को प्रमोशन मिल गया और जिले से उठाकर हाई कोर्ट भेज दिया गया। और अब हाई कोर्ट में जज साहब कथित रूप से वादियों को जहां से निकले हो वहीं घुसेड़ देने की धमकी दे रहे हैं और भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अपना सर पीट लीजिएगा। अब आप याद करिए, जिस जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता पर यह घटिया भाषा बोलने का आरोप लगा है, इन्हीं पर मध्य प्रदेश की एक महिला न्यायिक अधिकारी ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। इन पर जाति आधारित उत्पीड़न करने और सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा था। और आरोप लगाने वाली मध्य प्रदेश की ही एक महिला सिविल जज अदिति कुमार शर्मा थी। कहा गया था कि न्यायिक कामकाज में वो अपने जूनियर्स को काफी परेशान करते हैं, दबाव में रखते हैं, डराते धमकाते हैं। महिला जज ने आंतरिक शिकायत तंत्र और उच्च अधिकारियों के सामने भी इस मामले को उठाया था, जांच और कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। भारत के न्यायिक सिस्टम ने अपनी ही एक महिला जज की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि जो आरोपी था उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, सजा देने की बजाय आरोपी को प्रमोशन मिला। उस आरोपी जज को जिले से उठाकर हाई कोर्ट में भेज दिया गया। इस पर महिला जज इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये सीधे सीधे न्याय के साथ धोखा है। जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और इनाम देकर हाई कोर्ट जज बना दिया गया, और फिर महिला ने न्यायिक सेवा से ही इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि भारत की न्यायपालिका उन्हें सुरक्षा और न्याय नहीं दे सकी। अगर एक महिला जज को ही अंदर से न्याय नहीं मिल रहा तो आम लोगों की हालत क्या होगी? यानी अगर मैं खुद जज होकर अपने लिए न्याय नहीं ले पा रही तो बाकियों के लिए न्याय कहां से करूंगी और कहां से होगा? बाद में खबर आई कि न्यायिक अधिकारियों ने महिला जज को समझा बुझाकर इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया। लेकिन जरा सोचिए कि जिले में रहते हुए जज राजेश कुमार गुप्ता पर जो आरोप लगे, अगर वहीं कायदे से जांच होती और इन पर कार्रवाई हुई होती तो आज हाई कोर्ट से ये गंदगी ना निकलती और हमें दोबारा न्यायपालिका के गिरते चरित्र पर चर्चा करने की जरूरत ना पड़ती। क्या ये भारत की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और सरकार सबके ऊपर सवालिया निशान नहीं है? क्या ये पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं है कि आप बुरे लोगों को सजा देने की बजाय उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल मजबूत कर रहे हैं? क्या ये गलत मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है? ये ठीक वही काम है जो बार बार पुलिस पर करने का आरोप लगता है, भाजपाई सत्ता पर भी लगता है कि ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं, कहीं दबाव में कहीं लालच में उनके अपराध छुपाते हैं पुलिस वाले, जिससे अधिकारियों का मन और बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जब एक महिला जज ने राजेश कुमार गुप्ता पर इतने गंभीर आरोप लगाए और गुप्ता जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उन्हें उल्टा इनाम दिया गया, तो सोचिए क्या उनका मनोबल और नहीं बढ़ेगा? क्या वो मनोबल बढ़ने का ही परिणाम नहीं है कि भरी अदालत में वादी से कह दिया जाए कि जहां से निकले हो वहीं घुसा दूंगा? लंबे समय से मैं लगातार न्यायिक नियुक्तियों पर सवाल उठा रहा हूं, मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि न्यायपालिका में बैठे हुए तमाम जज खुद ही वहां की समस्याओं पर बोलना नहीं चाहते, जबकि खुलेआम उनके अपने अधिकार ही लूटे जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने 56 जजों को
बाईपास करके, यानी 56 सीनियर जजों को किनारे करके पटना हाई कोर्ट से जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया, यानी उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। जबकि उनसे सीनियर 56 जज इसी देश में टुकुर टुकुर मुंह ताकते रह गए बेचारे, मगर किसी की जुबान नहीं खुली। सोचिए, देश के सुप्रीम कोर्ट में 54 जज, तमाम हाई कोर्ट्स में 1100 से अधिक जज, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को मिला दे तो मोटी मोटी हो जाते हैं 21,000 से भी ज्यादा जज। लेकिन पता लगाइए, जब सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को अंधेरे में रखते हुए 56 सीनियर जजों को किनारे करके 57वें नंबर वाले को प्रमोशन दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट बुला रहा था, तो 21,000 जजों में से कितनों ने आवाज उठाई? और ऐसा भी नहीं है कि 21,000 जजों में से सब उसी टाइप के हैं। बहुत सारे लोग सच में जज हैं, यानी आत्मा से जज हैं, ईमानदार हैं, तटस्थ हैं, काम करना चाहते हैं, देश और न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखते हैं, मगर फिर भी खुलकर नहीं बोलते। शायद डर है ट्रांसफर का, सीनियरिटी खराब होने का। तो मूल सवाल यही है कि जब न्यायपालिका में बैठे लोग ही न्यायपालिका को चुपचाप सड़ने देंगे, सड़क छाप लोगों को जज बनते हुए देखते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही आरोप सामने आएंगे। आज जज साहब पर ऐसी भाषा बोलने का आरोप लगा है, कल को यही जज साहब खुलेआम अदालत में मां बहन की गालियां देंगे। देखते जाइए, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। कायदे से इनसे पूछना चाहिए कि कहां से निकले हो, कहां घुसा देंगे जज साहब? बोल ही दिए हैं तो व्याख्या कर दीजिए। जज राजेश कुमार गुप्ता पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगा था, और सत्ता तथा न्यायपालिका में बैठे जजों की जो घोलमोल चल रही है अमृतकाल में, इस पर हमने कई बार चर्चा की है। तथा जो लोग इस घोलमोल से दूर रहना चाहते हैं, उनका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है। संभल के पूर्व सीजीएम सुधीर को याद कर लीजिए। योगी सत्ता के चहेते पुलिस अधिकारी जिन पर आए दिन कानून और संविधान के उल्लंघन का आरोप लगता है, संभल हिंसा मामले में उन पर एफआईआर का आदेश हुआ और इस आदेश के तत्काल बाद जज को ट्रांसफर कर दिया गया। इनकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया जिसके आदेश के बाद संभल में हिंसा हुई थी। जब चौतरफा हो हल्ला मचा तो उस प्रमोशन को रोक दिया गया। फिर तीसरे जज को बिठाया गया, यानी 48 घंटे के भीतर तीन जज यानी सीजीएम इस जिले को मिले। और सुनिए, इस एफआईआर के आदेश को रुकवाने के लिए यूपी की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। संभल वाला केस तो आपको याद ही है। नवंबर 2024 में हिंसा हुई, एक मुस्लिम युवक को गोली लगी, ये मामला अदालत पहुंचा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में पहुंची, एक सीओ अनुज कुमार चौधरी और दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। इन याचिकाओं में मांग की गई कि एफआईआर के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाए, पीड़ित परिवार पर जुर्माना लगाया जाए। अब हाई कोर्ट ने एफआईआर के आदेश पर स्टे लगा दिया, यानी 24 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक के लिए रोक लगा दी गई और पीड़ित के पिता को 2 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया। इस मामले में सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि पीड़ित और उसके पिता ने पहले लोकल थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश नहीं की, सीधे सीजीएम के पास चले गए, यानी नियमों का पालन नहीं हुआ। सरकार ने यह भी कहा कि संभल कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को ठीक से देखा ही नहीं, जिसमें घटना का पूरा विवरण था। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर के आदेश पर स्टे लगा दिया। अब इस स्टे को लेकर इलाहाबाद अधिवक्ता मंच ने ही प्रेस वार्ता जारी किया है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, क्योंकि ये जो स्टे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ये सवालों के घेरे में है। जानते हैं क्यों? अधिवक्ता मंच लिखता है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जो स्टे दिया है, हम उस पर गंभीर आपत्ति और गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। फुल बेंच के ऐतिहासिक निर्णय फादर थॉम्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह साफ साफ बताया गया है और बाध्यकारी रूप से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का 156(3) का आदेश एक न्यायिक आदेश है, जिसमें हाई कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत ही सीमित और अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए। यदि किसी एकल पीठ को फुल बेंच द्वारा प्रतिपादित विधि से असहमति हो तो स्थापित न्यायिक परिपाटी ये अपेक्षा करती है कि मामला बड़ी बेंच को दे दिया जाए, ना कि फुल बेंच के सिद्धांतों की उपेक्षा कर दी जाए। यानी आसान भाषा में कहें तो ये जो पुराना केस है
फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें हाई कोर्ट की फुल बेंच ने साफ साफ कहा था कि 156(3) यानी मजिस्ट्रेट के इस आदेश को सामान्य तौर पर रिवीजन या फिर पिटीशन के तहत परिवर्तित या फिर समीक्षित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआर का आदेश जो होता है उसका उद्देश्य है जांच शुरू करना, ना कि किसी को दोषी बता देना। अब आप याद करिए, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में कहा था कि एफआईआर का आदेश किसी को दोषी थोड़ी ठहराता है, वो तो जांच करने का आदेश है। और जांच से भागने की जरूरत क्या है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां की सरकार को डर है? क्या उन्हें लगता है कि उनके अधिकारियों ने गलत किया है? अन्यथा जांच से भागने की जरूरत तो नहीं है, और जांच भी तो पुलिस को ही करनी है। ऐसी ही बात पूर्व में हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कही थी। तो अभी संभल केस में भी सवाल वही बनता है। इसी बात को आधार बनाकर तमाम वकील सवाल कर रहे हैं कि जब फुल बेंच ने ऐसा आदेश दिया तो फिर एकल पीठ इस तरह से स्टे कैसे लगा सकती है? क्योंकि सीजेएम का आदेश किसी को दोषी ठहराने का तो है ही नहीं, ये तो केवल विधि सम्मत जांच शुरू करने का निर्देश था। कानून का सामान्य काम यही है कि एफआईआर दर्ज होती है, निष्पक्ष जांच होती, और यदि कोई निर्दोष होता तो जांच के निष्कर्ष से उसे स्वयं मुक्त कर दिया जाता। मगर इसके उलट जांच की प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक देना न्याय की स्वाभाविक धारा को अवरुद्ध करने जैसा है। इस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि घायल व्यक्ति के शरीर से जो गोली बरामद हुई वो पुलिस के मानक हथियार से चली गोली से अलग है। ये तथ्य इस मामले को और गंभीर बनाता है कि क्या वैध हथियारों से अलग अन्य शस्त्र का भी प्रयोग हुआ या पुलिस कार्रवाई की आड़ में किसी अन्य ने गोली चलाई? ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल विधि सम्मत एफआईआर और उसके पश्चात होने वाली निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। इसीलिए मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप न केवल विधि सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि सच की जांच की प्रक्रिया को बाधित करता है। अधिवक्ता मंच ने लिखा कि हम राज्य सरकार की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठाते हैं। न्यायिक आदेश के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के पक्ष में सक्रिय पैरवी करना तथा अपर अधिवक्ता द्वारा उन्हीं के समर्थन में तर्क रखना विधि के शासन की उस भावना के अनुरूप नहीं है जहां राज्य का दायित्व निष्पक्षता का होता है, न कि पक्षधरता का। ये प्रवृत्ति अधीनस्थ न्यायालय के आत्मबल और संस्थागत सम्मान के लिए भी गलत संकेत देती है। हाईकोर्ट के वकीलों ने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप प्रतिकूल नजर स्थापित कर सकता है, जिससे भविष्य में भी मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित विधि सम्मत आदेशों के क्रियान्वयन में भी इस तरह के अवरोध उत्पन्न होंगे, जो कि ठीक नहीं है। यानी अब इस मामले में एक और सवाल बन गया है कि क्या सत्ता अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अपने नागरिकों के खिलाफ हो गई है और हो सकती है क्या? और इसमें सरकारी तंत्र को प्रयोग किया जा रहा है क्या? और साथ में हाई कोर्ट के जज अपने ही हाई कोर्ट के फुल बेंच के आदेश को किनारे लगा रहे हैं। अब जरा ये खबर देखिए। हाल ही में हमने सोशल मीडिया पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा का एक वीडियो देखा जिसमें वो गोली चलाते हुए दिखाई दिए और निशाने पर थे मुसलमानों के ऊपर गोलियां लगती हुई भी दिखाई गई। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जगह जगह इसकी शिकायत हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अब असम भाजपा के सोशल मीडिया विभाग ने अपने 4 लोगों में से एक को पद से हटा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए असम भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सह संयोजक ने जो पोस्ट किया था वो अपरिपक्व और अनधिकृत था, यानी हमने आपको अधिकृत नहीं किया था। इस पर खबर बनी कि असम भाजपा ने शर्मिंदा होकर उस पोस्ट को अनाधिकृत बना दिया और सोशल मीडिया मैनेजर को बर्खास्त कर दिया। मगर सवाल यह है कि अगर भाजपा के लोगों को ऐसे कृत्य पर शर्म आती है तो फिर आए दिन नफरती बयानबाजी क्यों करते हैं? और सवाल यह भी है कि अगर शर्म आ ही गई है तो क्या आगे से हेमंता विश्व शर्मा नफरत भरी बातें करना बंद कर देंगे? वैसे आप लोगों को क्या लगता है? ये वीडियो डिलीट करना, अपने मैनेजर को हटाना, ये सब कुछ बीजेपी ने शर्म के मारे किया है या फिर डर के मारे किया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार तथा वहां की पुलिस जो कर रही है और हाई कोर्ट ने जो किया है उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।